नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी हमने होम साइंस के सारे चैप्टर्स के नोट कंप्लीट करवा रखे हैं। इसके हमने वन शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं। अब जो हमारे पास कमेंट आ रहा था हाल फिलहाल में 4-5 दिनों से जो कमेंट आ रहा है कि सर क्लास 12th के होम साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, जो 13 चैप्टर है टोटल, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखिए तो टोटल 13 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा और टोटल 13 चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की संख्या अगर मेरे हिसाब से देखिए तो 65 टू 70 क्वेश्चन होंगे और इतने ही क्वेश्चन का वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ। हो सकता है यह वीडियो काफी लंबा होगा क्योंकि आपका होम साइंस का बुक भी बहुत बड़ा है और इसके चैप्टर्स भी बहुत बड़े हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th होम साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा कहता है कार्य और आजीविका में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। पहले चैप्टर का ये प्रश्न है कि कार्य क्या होता है, आजीविका क्या होता है। हो सकता है कि आपसे इसके बीच के अंतर को भी पूछा जाए कि डिफरेंस आपका क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कार्य और आजीविका में अंतर क्या होता है। छोटे छोटे शब्द ना आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों को बनाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे है कार्य और आजीविका में अंतर। तो सबसे पहले आप नंबर 1 पे कार्य को समझ लीजिए। कार्य अर्थात वर्क। कार्य का अर्थ है यदि कोई भी शारीरिक या मानसिक प्रयास जिससे किसी उद्देश्य की पूर्ति हो। कार्य किसी भी उद्देश्य, रुचि, समाज सेवा, व्यक्तिगत संतोष के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले यदि डिफाइन करना हो कि कार्य क्या होता है तो कार्य का अर्थ अर्थात मतलब होता है कोई भी शारीरिक, मतलब हम अपने शरीर से किसी भी प्रकार के कार्य को करें या फिर मानसिक प्रयास अपने दिमाग से अगर किसी काम को करें जिससे किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जिससे मेरा एम हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारा उद्देश्य हमें प्राप्त होता है, जो हम करना चाहते हैं वो काम यदि हमारे शारीरिक मेहनत से या फिर मानसिक मेहनत से पूरा हो जाता है तो वो हमारा कार्य कहलाता है। और कार्य भी कई उद्देश्यों के लिए किए जा सकते हैं, जैसे कि अपनी रुचि के हिसाब से। अब हमारा रुचि है कि हम यहाँ से कहीं घूमने जाएं, तो घूमने जाने के लिए हमारी शारीरिक मेहनत वहां चाहिए, मानसिक मेहनत चाहिए। समाज सेवा के लिए भी लोग काम करते हैं। व्यक्तिगत संतोष के लिए मतलब अपने अंदर के आत्मसम्मान को और बेहतर करने के लिए या आत्मसंतुष्टि के लिए आप कह सकते हैं, इसके लिए भी कार्य किया जाता है। तो ये तो हमारा कार्य है। ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, नॉन बेनिफिशियल भी हो सकता है, इससे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और बेनिफिट नहीं भी हो सकते हैं। आप मान लो कोई काम करते हो जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो तो चलो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उससे पैसे कमा रहे हो। लेकिन अगर आप समाज सेवा करते हो तो हो सकता है कि इससे आप पैसे नहीं कमा पाओ। तो काम तो है ही, वो काम तो आप समाज के लिए कर ही रहे हो। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी पढ़ाई करना, एक विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए, जैसा कि आप अभी कर रहे हो, तो एक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई करना है वह एक काम है। कहीं ना कहीं वो अपनी शारीरिक मेहनत लगाता है, मानसिक मेहनत लगाता है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से समाज सेवा करता है तो यह उसका कार्य, स्वेच्छा से कि हमारा मन है कि हम अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करें, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, समाज के लिए कुछ परिवर्तन लाए, तो कार्य तो ये भी है, लेकिन अपनी इच्छा से वो व्यक्ति कर रहा है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही कहा गया है कि कार्य और आजीविका में क्या अंतर है, इसके साथ साथ आपको इसके उदाहरण के साथ इनको बताना ताकि क्वेश्चन को पूरा डिफाइन किया जाए और ये प्रश्न अगर पूछा भी जाएगा तो 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है कोई कलाकार पेंटिंग बनाता है। पेंटिंग भी बनाने का जो कला है, कोई भी कलाकार, अब पेंटिंग बनाने वाला पेंटिंग कर ले, डांस करने वाला डांस कर ले, भले ही वह इसे बेचने के लिए बनाए लेकिन यह भी कार्य। अब हर एक डांसर, अगर मान लो मैं यहाँ पे आपके सामने भी डांस करूं तो अब इसके लिए मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे ना, पैसे तो मुझे पढ़ाने के लिए मिलेंगे। और अगर कोई पेंटर है, कोई पेंटिंग करता है और वो पेंटिंग कर रहा है तो वो अपना काम तो कर ही रहा है, भले वो बेच नहीं रहा है उसे, उससे वो पैसे नहीं कमा रहा है, लेकिन अगर पेंटिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्य को कर रहा है। तो ये हमारा कार्य के बारे में था और ये उसके उदाहरण के बारे में था। हम आपको अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। पहले हम इसके पहले वाले स्लाइड में चलते हैं। पहले वाले स्लाइड में हमारे पास था कार्य और आजीविका, तो कार्य यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगले स्लाइड में आपको आजीविका के बारे में बताते हैं। आजीविका क्या होता है, आजीविका को भी समझना जरूरी है। पहले तो इसको हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आजीविका वह कार्य होता है जिससे व्यक्ति अपनी जीविका, रोजगार चलाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, अगर अंतर पूछता है तो सबसे पहला अंतर तो यहीं पे आपको मिल जाएगा कि कार्य जो है
उसकी एवज में हमें पैसे नहीं भी मिल सकते हैं या मिल भी सकते हैं। लेकिन अगर आजीविका की बात होगी तो यहाँ पे आपके काम के बदले आपको रोजगार मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं, इससे आपका घर परिवार चलता है। तो आजीविका वह कार्य होता है जिससे व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है और धन अर्जित करता है, पैसे कमाता है। आजीविका हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके बदले में उसे पैसे प्राप्त होते हैं, उसका परिवार चलता है, उसकी आर्थिक स्थिति सही होती है। यह एक आवश्यक गतिविधि होती है, बहुत जरूरी काम है हर व्यक्ति के जीवन के लिए, जिससे व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। कोई व्यक्ति अगर अपने घर में कमाता है तो वो अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़ा, दवाई, हर तरह की चीजों की जरूरत की जो चीजें होती है उसको पूरा करता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाकर वेतन कमाता है। एज ए टीचर, अगर कोई शिक्षक है जो स्कूल में काम करता है तो उससे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का टीचर है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलता है, अगर प्राइवेट है तो उसे प्राइवेट तरीके से पैसे मिलता है। तो यह उसकी आजीविका है, क्योंकि उस शिक्षक की जो सैलरी है उससे उसका परिवार चलता है। एक दुकानदार सामान जो भी बेचता है उसके बदले में वो पैसे कमाता है और यह उसकी आजीविका का साधन माना जाता है। अगर हम किसान की बात कर लें, एक किसान क्या करता है, खेती करता है, अगर किसी भी प्रकार के अनाज को वो बेचता है जिससे उसकी आजीविका चलती है, क्योंकि अनाज बेचने के बाद उसको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो ये हमारा मुख्य रूप से अंतर था। अब हम एक और अंतर आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। कार्य कोई भी हो सकता है, चाहे उसे धन प्राप्त हो या ना हो। शुरुआत से मैंने आपको जब पहला प्रश्न समझा रहा था तभी से बता रहा हूं कि कार्य कोई भी हो सकता है, आप इससे पैसे कमा भी सकते हैं, नहीं भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम आजीविका की बात करेंगे तो यह वह कार्य है जिससे व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती है और यह करने के बाद उसको धन की प्राप्ति होती है, इससे उसके परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो मुख्य रूप से अंतर जो है वो यही है कि काम जो है इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे भी, नहीं भी मिलेंगे, आप स्वेच्छा से भी करते हैं, समाज सेवा के रूप में भी करते हैं, लेकिन आजीविका के बदले आपको हमेशा पैसे प्राप्त होते हैं। प्रश्न यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मुझे पूछते हैं कि होम साइंस से ज्यादा बच्चे मेरे से ना प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जो हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें सबसे ज्यादा या तो ग्रेजुएशन के पोर्टल साइंस के बच्चे ने वीडियो को देखा है, पसंद किया उन्होंने, या फिर वो होम साइंस का है। तो जो वीडियो ज्यादा देखा जाता है उससे प्रश्न भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे क्लास 12 के होम साइंस का, जिससे प्रश्न बहुत पूछते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ पे है, स्वरोजगार और नौकरी में क्या अंतर है, इसके लाभ और चुनौतियों पर चर्चा करें। तो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा था कि वैसे बच्चे जो मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। तो देखिए, हर एक क्वेश्चन के पीछे ना 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही छिपा होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके तार जो है, सूत्र जो है, वो दूसरे 4 क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 4 प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है, स्वरोजगार और नौकरी में क्या अंतर है। स्वरोजगार क्या होता है, नौकरी क्या होता है। सबसे पहले तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि स्वरोजगार क्या है, फिर नौकरी को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बीच के अंतर को देखेंगे। स्वरोजगार और नौकरी दोनों ही आजीविका के प्रमुख साधन है। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आजीविका क्या होता है। आजीविका एक कार्य करने का ऐसा तरीका जिसके करने के पश्चात हमें धन की प्राप्ति होती है, हमारे परिवार का संचालन होता है, परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाता है, आजीविका कहलाता है। तो यहाँ पे स्वरोजगार हो या नौकरी, दोनों ही आजीविका के ही प्रमुख साधन है, लेकिन इन दोनों के कई महत्वपूर्ण अंतर भी है। दोनों किए जाते कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए ही है, अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए ही है, लेकिन अंतर भी है। तो सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। अंतर देखने से पहले आपको स्वरोजगार को समझना पड़ेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। स्वरोजगार का अर्थ है कि व्यक्ति अपने स्वयं के व्यापार या उद्यम का मालिक होता है। जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जिनका खुद का फैक्ट्री है या फिर अपने किसी भी प्रकार का वो व्यापार करते हैं। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक को ही आप उद्यमी कह सकते हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो किसी कंपनी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, किसी के वेतन पे काम नहीं कर रहा, तो वो सारे क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो स्वरोजगार का अर्थ है व्यक्ति अपने स्वयं के व्यापार या स्वयं के बिजनेस को देखता है
और स्वयं के लिए ही काम करता है, वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है। इसमें किसी संस्था या कंपनी के अधीन कार्य करने के बजाय व्यक्ति खुद अपना बॉस होता है। वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता, किसी कंपनी में काम नहीं करता, किसी के अंदर काम नहीं करता, चाहे वो कंपनी किसी भी प्रकार का हो, फैक्ट्री किसी भी प्रकार का हो, या व्यक्ति खुद के लिए काम करता है, खुद का बॉस होता है, जितना कमाएगा उतना खाएगा। एक तरह से ऐसा है कि ये जो होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले व्यक्ति होते हैं, ये जंगल के शेर होते हैं। ये जितना शिकार करेंगे उतना ही खाएंगे, अगर शिकार नहीं करते हैं तो भूखे मारे जाएंगे। और नौकरी वाले के लिए आप ऐसा तो कह ही सकते हो कि ये क्या होता है, ये सर्कस के शेर होते हैं। इनको जो कहना है करने के लिए कह दिया जाता है, ये इनको करना है, और इसके एवज में इनको टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो भोजन दिया जाता है, तो वही एज ए सैलरी दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे स्वरोजगार को समझा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को समझा कि स्वरोजगार का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो अपने बॉस खुद होते हैं, किसी संस्था किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करते, किसी के दबाव में काम नहीं करते, वो जितना कमाते हैं उतना काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हो जितना काम करते हैं उतना कमाते हैं। ये हमारा स्वरोजगार के बारे में था। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड उदाहरण के बारे में भी आपसे पूछा गया है प्रश्न में, तो खुद की दुकान खोलना। अगर व्यक्ति अपनी खुद की दुकान खोल ले तो वो अपने हिसाब से काम करता है, वो 10 बजे खोले, 12 बजे खोले, नहीं खोले, ये उसके मूड के ऊपर है, और जितना देर दुकान खोलेगा उतनी ज्यादा बिक्री होगी उसको। किसी फ्रीलांस सेवा जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में काम करना। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, अपवर्क है, और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पे आपको चूजिंग पॉइंट मिलता है कि आप अपने काम को चुन सकते हो, आपकी स्किल्स के हिसाब से आप वहां पे काम उठा सकते हो। जैसे आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने आता है, वेब डेवलपिंग करने आता है, एसईओ करने आता है, टीचिंग करने आता है, लोगो बनाने आता है, प्रिंट करने आता है, टाइपिंग करने आता है, तो वहां पे बहुत सारे काम मिलेंगे आपको वहां से काम को उठाना होता है और काम को देना होता है। तो ये भी एक प्रकार का इसके उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक स्टार्टअप या छोटा व्यवसाय शुरू करना, अपने तरफ से कोई सा भी स्टार्टअप करो, शुरुआत करो, कंपनी की हो जाए, फैक्ट्री की हो जाए, या किसी भी प्रकार के बिजनेस की शुरुआत करो। कृषि कार्य जिसमें व्यक्ति अपने भूमि पर खेती करता है, ये भी किसी के अधीन नहीं है, किसी भी कंपनी फैक्ट्री के अधीन नहीं होता। तो ये सारे क्या है, स्वरोजगार है, ये खुद के कार्य खुद के लिए करते हैं, खुद के बॉस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्वरोजगार के लाभ क्या क्या होता है। देखिए, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, लाभ की अधिक संभावना होती है, व्यवसाय यदि सफल हो जाए तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने के चांस उसके पास हो जाता है। रचनात्मक और नवाचार, मतलब स्वरोजगार में नए नए विचार, नए नए तरीकों को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है, समय की भी स्वतंत्रता होती है, किसी के अंदर आपको काम नहीं करना है, 9 से 6 वाला ड्यूटी नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से अपने व्यापार को कर सकते हो। अब हम आपको अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। स्वरोजगार के बारे में तो हमने पूरे डिटेलिंग को ले लिया, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी है, कुछ परेशानियां भी होती है, उसको भी देख लेते हैं। जोखिम और अनिश्चितता होती है, मतलब व्यवसाय में हानि होने की संभावना होती है। अगर आप नौकरी कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर, तो वहां पे आपको ये चीज तो देखा जाता है कि कंपनी को नुकसान हो या फायदा हो, उससे आपको क्या लेना देना, आपको सैलरी से मतलब है। लेकिन व्यवसाय में हानि होने की संभावना होती है, विशेषकर शुरुआती समय में, जब स्टार्टअप आपका शुरुआत होता है, जब आप शुरुआत करते हो, तो शुरुआत करते ही कोई कंपनी आपको कमा के तो नहीं देना शुरू करती ना, उसमें समय लगता है। स्थिर आय की कमी, शुरुआत में नियमित आय नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम, कभी सेल होगा कभी नहीं होगा, तो ये सारी चीजें होती है। जिम्मेदारियां अधिक होती है, व्यवसाय का पूरा भार स्वयं पर होता है, हमें ही सब कुछ देखना होता है, जिससे मानसिक दबाव अधिक हो जाता है, लोग टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। निवेश की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट, पैसे, अपने व्यापार को शुरुआत करने के लिए, स्टार्टअप को शुरुआत करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे नौकरी के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया था, अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि नौकरी क्या होता है। नौकरी का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य कंपनी या सरकार के अधीन कार्य करना, ये किसी न किसी के अंदर काम करता है और नियमित वेतन प्राप्त करता है। महीने में एक समय फिक्स कर दिया जाता है जिसके समय पर उसको वेतन मतलब सैलरी मिल जाता है। इसमें कर्मचारी अपने नियोक्ता के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करते हैं। नियोक्ता कहने का मतलब है जो इनको अपने कंपनी में लेता है, जो इनका बॉस है, जो कंपनी का मालिक है, या फिर इससे जो सीनियर है, वो जिस प्रकार के काम को बोलेगा,
इन व्यक्तियों को उसी तरह के नियम शर्तों के ऊपर उन कामों को करना होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि किसी कंपनी में इंजीनियर अकाउंटेंट के रूप में काम करना, बहुत सारे इंजीनियर हैं, टीचर भी हैं, स्कूल के अंदर काम करना, यूनिवर्सिटी के अंदर काम करना, कॉलेजेस के अंदर काम करना। इसके अलावा सरकारी शिक्षक हो गए, अधिकारी के रूप में काम करना, ये भी एक प्राइवेट बैंक में जितने भी कर्मचारी हैं ये सब भी नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी के लाभ और इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ में आप बता सकते हैं निश्चित और स्थिर आय, एक टाइम पीरियड होता है उसमें आपको पैसे मिल जाते हैं। परमानेंट आपको एक निश्चित अमाउंट सैलरी में मिल जाता है, हर महीने वेतन मिलता है जिससे आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। कम जोखिम होता है, व्यापार में घाटा हो फायदा हो इससे इनको मतलब नहीं होता, इनको जितनी सैलरी डिसाइड की जाती है उतनी सैलरी दी जाती है। अन्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य बीमा मिलता है, पेंशन मिलता है, छुट्टियां मिलती है और अन्य लाभ भी मिलते हैं। कम जिम्मेदारी होता है, पूरे कंपनी का भार इनके ऊपर नहीं होता, जैसे बिजनेस में होता है कि व्यक्ति के ऊपर भार बहुत ज्यादा होता है। इनको जो कार्य दिया जाता है, जो निर्धारित समय दिया जाता है, उसी के अनुसार इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी कम होती है। व्यवसाय की संपूर्ण जिम्मेदारी वैसे उनके एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होती, उनके यहाँ काम करने वाले वर्कर के ऊपर नहीं होता। अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अब इसमें चुनौतियां क्या क्या है, दिक्कतें क्या क्या है, परेशानियां क्या क्या है। स्वतंत्रता की कमी होती है, आपको डेली ड्यूटी करना ही है, टाइम टू टाइम जाना ही है। सीमित आय होती है, एक जो अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है आपको कि इतना आपको सैलरी मिलेगा, उससे अधिक आपको नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उससे कम मिलेगा, लेकिन अगर 30,000 रुपए आपको सैलरी मिल रहा है तो आपको 31 भी नहीं मिलेगा, 29 भी नहीं मिलेगा। व्यापार में क्या होता है, कभी आप 20 भी कमाओगे, कभी 50 भी कमाओगे। कार्य का दबाव, कई बार कार्यभार अधिक होता है और व्यक्ति को अधिक घंटे तक भी काम करना पड़ता है। अगर कंपनी में बहुत ज्यादा अगर काम आ गया तो उसके एम्प्लॉय को, मतलब उसके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। रचनात्मक की सीमा, वहां पे नए विचार, नए तौर तरीके, नई स्ट्रेटजी इन लोगों को पता ही नहीं चल पाता। इनकी स्वतंत्रता वहां पे सीमित होती है कि भैया आओ कुर्सी पे बैठो, काम करो, लैपटॉप खोलो, दिस दैट करो और वापस घर जाओ। तो यहाँ पे निष्कर्ष में आप कह सकते हो कि स्वरोजगार और नौकरी दोनों ही अपने अपने लाभ और चुनौतियां हैं, दोनों में है। स्वरोजगार में भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी है और एम्प्लॉयमेंट में भी है। जो व्यक्ति जोखिम उठाने और नवाचार करने का इच्छुक होता है वो स्वरोजगार को प्राथमिकता दे सकता है, मतलब जो रिस्क लेना जानता है वो रोजगार करता है। जबकि जो लोग स्थिर आए, मतलब नहीं चाहते हैं ज्यादा रिस्क वगैरह नहीं लेना है भाई, मतलब इतना अमाउंट में हम कर लेंगे एडजस्ट, वो लोग नौकरी पसंद करते हैं और नौकरी चुन सकते हैं। किसी भी विकल्प का चयन व्यक्ति की योग्यता, रुचि और परिस्थिति पर निर्भर करता है। व्यक्ति कितना मतलब कि उसको करने में सक्षम है, किस परिस्थिति में है, ये सभी मैटर करता है उसके व्यापार और नौकरी को चुनने में। अब मान लो मैं चाहता हूं कि हाँ मैं व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा, तो उसके लिए हमारे पास पूंजी भी तो होना चाहिए, पैसे भी तो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, नौकरी ही करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रश्न नंबर 3, गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर के अवसरों का वर्णन कीजिए। VVI क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में आने की संभावना है। होम साइंस में अगर आप पढ़ाई करते हो, देखिए अगर आपने ये वीडियो को देखा है या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका एक सब्जेक्ट होम साइंस है। तो 12th तक में अगर आपके पास होम साइंस है तो ये आपके आगे के कैरियर को भी संभाल सकता है। गृह विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र। आप कहने का मतलब है कि ऐसा आप कोई एक क्षेत्र नहीं बता सकते हो मुझे कि जो गृह विज्ञान में नहीं है। आपको जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ना, आप जितनी भी तरह की चीजें सोच रहे हो ना कहीं उसका जुड़ाव गृह विज्ञान से ही है। तो इसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने, जीविका, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से तरीके हैं, इसके ऊपर आपको वर्णन करना है। तो गृह विज्ञान होम साइंस एक बहुविषयक क्षेत्र है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके विषय जो है ना बहुत विस्तृत हैं, जो जीवन प्रबंधन, पोषण, वस्त्र, संसाधन प्रबंधन, बाल विकास, सामाजिक विज्ञान संबंधित ज्ञान को प्रदान करता है। यहीं पे देख लीजिए, अब हमारे जीवन के बारे में, हमारे खान पान के बारे में, हमारे कपड़ों के बारे में, हमारे संसाधन के बारे में, बाल विकास के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में, तो सब कुछ तो कहीं ना कहीं होम साइंस के साथ जुड़ी गया। अब होम साइंस के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट बचा ही नहीं जो होम साइंस के अंदर ना हो। ये सभी चीज के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह क्षेत्र व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करता है। इसमें आप अपने परिवार, अपने समाज को बेहतर बनाने के साथ साथ व्यवसाय मतलब बिजनेस के भी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं।
अब क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला नंबर पे आता है खाद्य एवं पोषण। अब इसमें भी आप जीविका, आजीविका, नौकरी सब कर सकते हैं। यह क्षेत्र संतुलित आहार, आहार योजना, पोषण मूल्यांकन और स्वास्थ्य संबंधी विषयों से जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति को आज के समय बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत है। जिस प्रकार से हमारे समाज में बीमारियां बढ़ती जा रही है, लोग प्रदूषण के कारण परेशानी में आ रहे हैं, या फिर खान पान के कारण परेशानी में आ रहे हैं, या फिर रख रखाव के कारण परेशानी में आ रहे हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को संतुलित आहार, आहार योजना मतलब डाइट चार्ट प्लान कह सकते हैं, पोषण मूल्यांकन और स्वास्थ्य संबंधी विषयों से हमेशा जुड़े रहते हैं। डाइटिशियन का काम कर सकते हैं, किसी के डाइट के बारे में उसको ज्ञान दे सकते हैं। पोषण विशेषज्ञ, दोनों एक ही है। अस्पतालों, हेल्थ केयर सेंटर, फिटनेस क्लब जिसमें आप जिम वगैरह भी ले सकते हैं, खेल संस्थानों में आप नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। आज एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि ये जो जितने भी जिम वगैरह है, आप अच्छे जिम में अगर जाते हो तो आपको वहां पे एक विशेषज्ञ मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि आपको कैसी बॉडी बनानी है। वो बॉडी के हिसाब से आपको खाने के तरीकों के बारे में बताएगा कि आपको कब अंडा खाना है, कब चिकन खाना है, कब दूध पनीर क्या खाना है, ये सब वो बताते हैं। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों में, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। तो ऐसे जगहों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में आजकल तो खाद्य प्रसंस्करण बहुत ही ट्रेंड में है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए काम को करती है, तो वहां पे आप नौकरियां प्राप्त कर सकते हो। क्लिनिकल न्यूट्रिशियंट मतलब रोगियों के लिए विशेष आहार योजना बनाने हेतु, आजकल के समय में क्या है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे रोगी आते हैं, उनको अलग अलग तरह के खान पान की जरूरत होती है। तो उनको किस समय किस प्रकार के भोज्य पदार्थों की जरूरत होती है, इसके बारे में आप वहां पे नौकरी कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। अब नौकरी व्यवसाय कैसे? नौकरी तो आप वहां पे बताओगे कि ये खाना खाना है, अब उस खाने को सप्लाई करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, तो दोनों चीजें इसी में आ जाती है। फूड क्वालिटी कंट्रोलर मतलब कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए। अब खाद्य पदार्थ एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सही है या नहीं है, इसको चेक करने वाले कार्यों को भी आप कर सकते हो। और आजकल के समय में हो भी रहा है, बहुत सारे सरकारी संस्थान भी हैं, गैर सरकारी संस्थान भी है, एनजीओ हैं जो इन तरह के कार्यों को करता है। स्वास्थ्य और वेलनेस कोच बन सकते हो। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसे डिसीजन दे सकते हो, उसे समझा सकते हो कि आप अपने जीवन शैली कैसे सही बना के रख सकते हैं, किस प्रकार के योग को करना है, कितना दूर दौड़ना है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आप नौकरी और व्यापार दोनों कर सकते हो। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। अब वस्त्र से जुड़ा हुआ, डिजाइन से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र वस्त्र निर्माण, डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच से जुड़ा हुआ है। आज के समय में आपको पता है कि ये जितने भी लोग हैं उनको कपड़ों का फैशन ट्रेंड बहुत ज्यादा है। फैशन टेक्नोलॉजी और वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच से आप इसमें नौकरी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। फैशन डिजाइनर बन सकते हो जिसमें आप कपड़े और परिधानों की डिजाइनिंग में काम करोगे। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, मतलब कि बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं, जो कपड़ों के उद्योग हैं, उसमें कपड़ों की जांच करना कि ये कपड़ा गुणवत्तापूर्ण है, सही है या नहीं है। बुटीक व्यवसायी बन सकते हो, स्वयं के लिए आप एक कपड़े सिल के उसे बेच सकते हो। मर्चेंडाइजर बन सकते हो, मतलब टेक्सटाइल और गारमेंट कंपनियों में अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। टेक्सटाइल क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो। फैब्रिक की मतलब जो कपड़े से जो धागे होते हैं या जो रेशे होते हैं उसकी गुणवत्ता का जांच करना, उसकी मानकों का जांच करना, ये सब जगहों पे आप नौकरी और व्यापार दोनों कर सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। देखिए यह क्षेत्र बच्चों, किशोरों, वयस्कों और वृद्धों के लिए बहुत जरूरी है और उनके विकास, उनके मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बच्चों के मानसिक विकास और व्यवहार अध्ययन हेतु ऐसे, ये सब जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं ये होम साइंस से जुड़ा हुआ है। तो ये सब जगहों पे आप नौकरी कर सकते हो। काउंसलर बन सकते हो, बड़ा ही ट्रेंड में है आजकल के, तो बड़े बड़े शहरों में ये काउंसलर वगैरह बहुत चल रहे हैं। आपके शैक्षणिक चीजों के ऊपर डिसीजन देंगे, वैवाहिक जीवन के ऊपर, पारिवारिक समस्याओं के ऊपर काउंसलर ये सब समाधान में लाते हैं। आजकल के भागती हुई दुनिया में अब हमारे वैवाहिक जीवन के लिए भी हमें तीसरे को लाना पड़ता है कि भैया बताइए झगड़ा कैसे समाप्त होगा, बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं कैसे होगा, परिवार में समस्या है, माँ बाप से नहीं बन रहा है, तो ये सब काउंसलर ही सॉल्यूशन देते हैं।
तो आप समझ सकते हैं हम कितने ज्यादा अपडेटेड हो चुके हैं। स्पेशल एडुकेटर, विशेष जरूरत वाले बच्चों की शिक्षा हेतु, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मली बच्चों से अलग होते हैं, जिनका थोड़ा सा माइंड और बच्चों से कमजोर होता है, तो उनके लिए टीचर बन सकते हो। बाल विकास अधिकारी बन सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी संगठन में आंगनबाड़ी एवं डे केयर सेंटर मैनेजर, छोटे बच्चों की देखभाल करना, प्रारंभिक शिक्षा देना, इन सभी जगहों पे आप काम कर सकते हो। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है संसाधन प्रबंधन एवं आंतरिक सज्जा। यह क्षेत्र रिसोर्सेज के प्रभावी प्रबंधन, वित्तीय योजना, गृह साज सज्जा और वास्तुकला से संबंधित है। बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े मॉल में सजाने के काम, जो डिजाइनर होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं। अब जैसे नीचे है घर, ऑफिस, होटल सजाने के लिए इवेंट मैनेजर, जो मतलब आपके पास अगर कोई पार्टी फंक्शन है तो उसमें इवेंट मैनेजर को बुला के कुछ समय के लिए उस चीजों को सजाया जाता है, जिसमें शादियां, कॉर्पोरेट इवेंट की योजना बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है। इसके अलावा है सस्टेनेबिलिटी काउंसलेंट। अब इसमें ऊर्जा संसाधन की कुशलता से उपयोग के लिए, ऊर्जा संसाधनों को भी सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाएगा, ऐसे जगहों पे भी होम साइंस के बच्चों का नौकरी हो सकता है। तो अब देखिए संपत्ति प्रबंधन, होम स्टेजिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानर के लिए, बजट और धन प्रबंधन में सहायता के लिए, इन सभी जगहों पे आपको नौकरी मिल सकता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। पारिवारिक एवं सामुदायिक विज्ञान। देखिए यह क्षेत्र समाज सेवा, ग्रामीण विकास और महिला एवं बच्चों के कल्याण से संबंधित है। हमेशा से ये बातें तो बहुत पॉपुलर रही भी है कि जो होम साइंस है वो समाज सेवा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बच्चों के कल्याण से संबंधित है। तो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें बहुत सारे एनजीओ और सरकारी संगठन भी आते हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, मतलब जो गांव में जहां पे बहुत ज्यादा विकास नहीं हो रहा, बच्चों को सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा, महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों के क्षेत्र में, महिलाओं के ऊपर हो रहे जुल्म के क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, उनको न्याय दिलाने में काम कर सकते हो, उनके स्वास्थ्य के ऊपर काम कर सकते हो। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सलाहकार, ग्रामीण और शहरी समुदायों में स्वच्छता अभियान चलाने हेतु आप काम कर सकते हो। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, कंपनियों के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में, ये याद रखिएगा, CSR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताइएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। गृह प्रबंधन और उद्यमिता, यह क्षेत्र घरेलू संस्थानों, वित्तीय नियोजन और गृह आधारित व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। गृह प्रबंधन और उद्यमिता, उद्यमिता का मतलब होता है व्यापार। तो यहाँ पे आप फूड कैटरिंग बिजनेस कर सकते हो। आजकल के समय में महिलाएं भी घर से भी, ये जो जोमेटो, स्विगी वगैरह है जिससे फूड डिलीवरी होता है, यहाँ पे महिलाएं भी काम कर रही है घर से। आपको कहीं बाहर होटल्स खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप फूड कैटरिंग बिजनेस कर सकते हैं, खुद का रेस्टोरेंट या होम बेस्ड फूड सर्विस शुरू कर सकते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स का हब होता है, उनके लिए आप भोजन प्रोवाइड करा सकते हो। बेकरी एवं कन्फेक्शनरी व्यवसाय भी कर सकते हो, बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह बना के। इसके अलावा होम स्टे या हॉस्पिटलिटी बिजनेस भी कर सकते हो, जहां पे पर्यटन का सिस्टम है, जहां पे लोग घूमने अक्सर आते हैं, तो आप अपने घर को एज ए होटल के रूप में यूज कर सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था शुरू में, लेखन, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, डिजिटल मार्केटिंग। और इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है, जो हमें अपने घर के अंदर ही बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं, जैसे मोमबत्तियां बनाना, ज्वेलरी, हैंडक्राफ्ट बनाना, अगरबत्ती बनाना, जो हम घर में बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये सब कहीं ना कहीं होम साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। गृह विज्ञान अब केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई नए कैरियर विकल्प प्रदान करता है। यह क्षेत्र उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो क्रिएटिव, मतलब कि बहुत ज्यादा कार्यों में संलग्न होने वाले होते हैं, रुचि रखने वाले होते हैं, स्किल्स को डेवलप करने वाले होते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में गृह विज्ञान के पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी के समय में सबसे ज्यादा डिमांडेबल सब्जेक्ट गृह विज्ञान ही है। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, आपको हर जगह इससे जुड़े हुए रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न नंबर 4 हमारा कहता है कि आज की दुनिया में महिला उद्यमिता का क्या महत्व है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि महिला जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उसका क्या महत्व है।
महिला उद्यमिता का अर्थ है महिलाओं द्वारा व्यवसायों की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि 2 साल से आपके सीबीएसई के बोर्ड में पूछा जा रहा है ये प्रश्न कि महिला उद्यमिता, और आपको एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो महिला उद्यमिता का मतलब होता है कि वो महिलाएं जिन्होंने बिजनेस को बनाया है, व्यवसायों की स्थापना की है, संचालन किया है, उसका विस्तार किया है। आज की दुनिया में महिला उद्यमिता न केवल आर्थिक विकास में योगदान दे रही है बल्कि समाज में लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। जब महिलाएं आगे बढ़ती है ना, तो वो दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो यही है महिला उद्यमिता। क्या क्या कर रही है? समानता, लैंगिक समानता, महिला और पुरुषों के बीच में समानता लाने की कोशिश कर रही है, उनको सशक्त बना रही है, उनको और बेहतर स्किल्स में ला रही है। महिला उद्यमिता का महत्व जान लीजिए क्या है। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन कर रही है। आर्थिक विकास मतलब देश के इकोनॉमिकल सिस्टम को तो मजबूत कर ही रही है, नए नए महिलाओं के लिए रोजगार भी ला रही है। महिला उद्यमी न केवल अपने लिए रोजगार सृजित करती है बल्कि अन्य लोगों को भी नौकरियां देती है, दूसरे लोगों को भी महिलाएं नौकरी दे रही है। यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए फाल्गुनी नायर, नायका का ये, नायका आपने सुना होगा, महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत सारे ये मेकअप जैसी चीजों को बनाते हैं, क्रीम्स बनाते हैं, इसका काजल वगैरह भी आता है। तो ये सोचिए फाल्गुनी नायर ही है जिनकी कंपनी है नायका, उन्होंने अपने स्टार्टअप से हजारों लोगों को रोजगार दिया, बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी दिया और एक सफल ब्यूटी ब्रांड खड़ा किया है महिलाओं के लिए। सफल ब्यूटी ब्रांड कहने का मतलब है कि महिलाओं के मेकअप से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोडक्ट इनकी कंपनियों में बनता है, और नायका की जो ऑनर है वो फाल्गुनी नायर है। ये याद रखिएगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पॉइंट नंबर 2, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता। महिला उद्यमिता महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति देती है। आप डिसीजन ले सकते हो जिससे वो आत्मनिर्भर बनती है, अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। उदाहरण के लिए कल्पना सरोज को देख लीजिए, गरीबों से संघर्ष कर एक सफल उद्यमी बनी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनी और अपनी कंपनियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये सब भारत की महिला उद्यमिता है, मतलब बिजनेसमैन सब हैं। तीसरा पॉइंट है नवाचार और सामाजिक बदलाव। महिलाएं अपने व्यवसायों में नए विचार और तकनीकों को अपनाकर समाज में बदलाव ला रही है, जैसे शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है। इसमें वंदना लूथरा को देख लीजिए, VLCC, सौंदर्य और वेलनेस इंडस्ट्री की क्रांति लाने वाली महिला उद्यमी है ये। मतलब सौंदर्य, सुंदरता को, और वेलनेस मतलब आप कैसे अच्छा दिखें, इसमें वंदना लूथर की कंपनी जो है, या फिर आप कह सकते हैं ये जो व्यापार शुरू की, ये सब ऐसी महिला थी जिन्होंने इस इंडस्ट्री में क्रांति ला दिया। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता छोटे स्तर पर उद्योग को बढ़ावा देती है। शहरों में तो चलिए पैसे वाली महिलाएं होती है, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के इलाके में भी छोटे स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। वहां का लोकल जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए लिज्जत पापड़, सभी लोगों ने खाया होगा, 7 महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। 7 महिलाओं, वो भी बूढ़ी महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था, मतलब बहुत ज्यादा वो जवान भी नहीं थी, उनके द्वारा शुरू किया गया यह व्यवसाय आज हजारों महिलाओं को रोजगार दे रहा है। अब लिज्जत पापड़ किसे पसंद नहीं, मैं खुद ही फैन हूं, मैं जब भी खाता हूं लिज्जत पापड़ ही खाता हूं, और चावल जब भी खाता हूं, अर्थात भात जब भी खाता हूं तो पापड़ खाता ही खाता हूं। और लिज्जत पापड़ का साइज थोड़ा छोटा होता है, तो एक बार में एक से मेरा होता भी नहीं, मैं 3-4 खाता हूं। 5वां पॉइंट हमारा कहता है लिंग समानता और सामाजिक समावेश। महिला उद्यमिता लैंगिक असमानताओं को कम करने और महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने में मदद कर रही है। जितनी भी महिला बिजनेसमैन है जो डेवलप कर रही है, वो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को रोक रही है, कम कर रही है, उनके बीच समानता ला रही है। उदाहरण के लिए ऋतु कुमार को देख लीजिए, फैशन इंडस्ट्री में उन्होंने भारतीय परिधान उद्योग में महिलाओं को एक नई पहचान दिलाई है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आज की दुनिया में महिला उद्यमिता केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बल्कि वो सामाजिक परिवर्तन भी ला रहे हैं, सशक्तिकरण को भी कर रहे हैं, और सरकार और समाज को मिलाकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
सरकार को भी जितने भी लेडीज हैं या फिर महिला हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको सरकार के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि महिलाओं में भी आगे की ओर बढ़ोतरी हो सके। आज के समय में ये सफल होकर देश और दुनिया को आगे ले जा रहे हैं। ले जा सके तो नहीं, ले जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं उद्यमिता हैं जो आज भारत के नाम को बहुत गौरवान्वित किया है। महिला उद्यमिता सिर्फ एक कैरियर विकल्प नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी यह सशक्त माध्यम। जब एक महिला दूसरे महिला को देखती है तो उसके माध्यम से वो प्रेरित होती है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। इससे क्या होगा कि कई सारे महिला जो हैं इस तरह आकर्षित होंगे और इससे कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति तो सही होगी, इसके अलावा देश विदेश में भी हमारे भारत का नाम और ऊंचा होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 हमारा कहता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के संसाधनों में क्या अंतर है? ग्रामीण मतलब गांव वाला एरिया, शहरी मतलब शहर का एरिया। अब इसमें हमारा अगर आजीविका की बात कर ले, आजीविका का मतलब पैसे कमाने का स्रोत, चाहे वो नौकरी हो या फिर व्यापार हो। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास क्या क्या उपलब्ध हो पाता है और शहरी क्षेत्र में क्या क्या उपलब्ध हो पाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आजीविका किसे कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कशन किया था। आजीविका का अर्थ वही है, ऐसा काम, ऐसा साधन जिससे हम धन अर्जित करते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन वहां के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। जहां पे जो चीजें हमें अवेलेबल हो जाते हैं, सुविधाओं के अनुसार भी कई बार हम व्यापार, बिजनेस, नौकरी वगैरह करते हैं। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधनों में अंतर। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता है कि ग्रामीण क्षेत्र में खेती बहुत है, खाली जगह बहुत है, तो वहां पे कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है। ऐसे ऐसे चीजों में लोग अपना आजीविका ढूंढते हैं या फिर नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। वानिकी और कुटीर उद्योग करते हैं, एक तरह के पेड़ों को लगाना, फिर पेड़ों को बेचना। इसके अलावा कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, घर में बनाना, झाड़ू बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, चटाई बनाना। ग्रामीण हस्तशिल्प और कारीगरी, जैसा कि मैंने अभी बताया, चटाई, मूर्ति बनाना, दीप बनाना, तो ये सारी चीजें गांव में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, मतलब जो हमें प्रकृति ने दिया है। वहीं पे अगर शहरी क्षेत्र में बात करें तो उद्योग, व्यापार और सेवाएं यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, इंडस्ट्री प्राप्त हो जाते हैं, बिजनेस प्राप्त हो जाता है, तकनीकी और पेशेवर नौकरियां मिल जाता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हमें नौकरियां मिल जाती है, वित्तीय और आईटी क्षेत्र में भी हमें काम करने का मौका मिल जाता है। आईटी क्षेत्र मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, स्वरोजगार और नौकरी के अवसर। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, अधिकतर लोग स्वरोजगार से जुड़े होते हैं, या तो खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं। वो किसी के अंदर, बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी के अंदर काम करते हैं, या तो फिर वो सरकारी नौकरी में होते हैं। हाँ, गांव घर में भी आजकल आपको सरकारी नौकरी के लोग काफी मिल जाएंगे। सरकारी योजनाओं और सहकारी समितियों पर वहां पे वो निर्भर होते हैं। सरकारी योजना कहने का मतलब है सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं के ऊपर उनका काम चलता है। सीमित संगठित नौकरियां होती हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अधिकतर लोग नौकरी ही करते हैं। यहाँ पे वो खेती कहाँ से करेंगे, पशुपालन कहाँ से करेंगे, मछली पालन कहाँ से करेंगे, ये सब यहाँ पे नहीं होता। ज्यादातर लोग नौकरियां ही करते हैं, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो या फिर कॉर्पोरेट क्षेत्र में हो। स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप और व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। शहरों में ज्यादातर लोग स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस को शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे संगठित क्षेत्र में काम करने की संभावनाएं भी अधिक होती है। तो ये स्वरोजगार और नौकरी के ऊपर बेस्ड था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, आय और आर्थिक स्थिरता। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, मौसमी आय होता है। जैसे हम खेती करते हैं तो खेती मौसम के हिसाब से होता है कि धान का समय अलग होता है, गेहूं का समय अलग होता है। फसल उत्पादन पर निर्भरता होता है, हमारा जो पैसा है वो हमारे फसल के बिकने के बाद ही आता है। कम वेतन और अनिश्चितता होता है, पैसे बहुत कम ही मिलते हैं और कब आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। सहकारी समितियों और सरकार की सहायता पर निर्भरता, कई बार सरकार जो है वो हमें लोन देती है, बिजली माफ कर देती है, पानी देती है, बीज देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हम सरकार के ऊपर आश्रित होते हैं। शहरी क्षेत्र में क्या है कि लोग स्थिर होते हैं, नियमित वेतन मिलता है, सैलरी फिक्स है, टाइम पे आ जाना है, अधिक वेतन उनको प्राप्त होता है। शहरों में उच्च प्रतिस्पर्धा, महंगाई भी बहुत है, कंपटीशन भी ज्यादा है। तो ये आय के ऊपर है। अब हम अगले स्लाइड में चलते हैं, तकनीकी और औद्योगिक विकास। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि पारंपरिक तरीकों से ही सब कुछ चलता है। वहां पे
ये आजकल आप शहरों में देख लो कि लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, दिस दैट में रहते हैं। गांव में अभी, मेरे गांव में तो अभी तक वाईफाई नहीं आया है। तो पारंपरिक तरीकों से काम होता है। आधुनिक मशीन और तकनीकों की सीमित उपलब्धता, बहुत ज्यादा वहां पे मशीन वगैरह नहीं है। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी का सीमित उपयोग। बहुत डिजिटल शिक्षा कहने का मतलब है जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ये सब गांव में अभी भी नहीं चलता। वहां पे स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग ऐसे ही ज्यादातर होते हैं। शहरी क्षेत्र में क्या होता है, तकनीकों और मशीनों का उपयोग होता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। डिजिटल या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से व्यापार होता है, लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं। साग सब्जी, फल फ्रूट भी अब आजकल दिल्ली वगैरह शहरों में ऑनलाइन ही घर पे पहुंचा के जाता है। उच्च शिक्षा की यहाँ पे सुविधा है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज आपको मिल जाएंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता है, आपको व्यापारिक पढ़ाइयां भी आपको यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बुनियादी सुविधाओं का प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, सीमित परिवहन है, बहुत ज्यादा वहां पे ट्रेन की सुविधा नहीं है, बसेज नहीं है, ट्रक नहीं है, संचार सुविधाएं भी सीमित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, शिक्षा को लेके मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्कूल आपको नहीं मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेंगे, कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिलते हैं, बाजारों तक सीमित पहुंच होता है, मतलब कि बाजार इतने दूर होते हैं गांव से या घर से कि वहां तक आसानी से पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। शहरी क्षेत्र में क्या है, बेहतर परिवहन मिलता है, अच्छी तरह से आपको सड़कें मिलेंगे, यातायात के साधन मिलते हैं, बिजली अच्छा मिलता है, पानी अच्छा मिलता है, इंटरनेट की सुविधाएं हैं, वाईफाई है, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान है, यहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा हुआ है, जितने भी बड़े बड़े शहर है यहाँ पे आपको विदेशों के चीज भी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप गांव में चले जाओ तो गांव में आपको बहुत रेयर केस में ये ऐसा है कि आप जो चाहो वो सामान आपको मिल जाए। अभी मान लो अब हमें लैपटॉप अभी खरीदना है, हम गांव में हैं, तो अभी हम चाह के भी नहीं खरीद सकते। अभी मैं अगर शहर में हूं तो अभी क्या 5 घंटे के बाद भी चाहूं तो लैपटॉप मुझे आसानी से यहाँ पे खरीदने को मिल जाएगा। तो ये सब बुनियादी सुविधाओं का प्रभाव भी है कि आज के समय में लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 6 हमारा कहता है संतुलित आहार क्या होता है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और सभी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है। अगर आपके शरीर के अंदर बैलेंस डाइट है, आप सही तरीके से भोजन करते हो, तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। संतुलित आहार को मुख्य रूप से 6 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं और जल पाया जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख घटक बताया हूं मैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता भी करता है। किस किस चीज के खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है, तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, आलू, शक्कर, शहद, फल और सब्जियां। और अनुशंसित मात्रा मतलब कुल आहार का 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से ही आना चाहिए। ये जो भोजन करोगे तो आपको इससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। दूसरे नंबर पे प्रोटीन है, शरीर निर्माण का पोषक तत्व। शरीर में निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी है, ऊतकों के मरम्मत के लिए जरूरी है, एंजाइम उत्पादन के लिए आवश्यक है। ये दाल, सोयाबीन, अंडा, दूध, मछली, चिकन, पनीर और मेवे से आपको प्राप्त होंगे। तो ये प्रोटीन जो है ये भी आपके शरीर के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में जाना जाता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वसा, फैट्स क्या है। ये ऊर्जा भंडारण और अंग सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वसा शरीर को ऊर्जा का भंडारण प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, विटामिन ए, डी, ई, के अवशेषों में मदद करता है। किस किस चीजों के खाने से आपको वसा मिलेगा, तो घी, मक्खन, नारियल तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नट्स और डेयरी उत्पाद, ये सब खाओगे तो भरपूर मात्रा में आपको फैट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन, ये भी जरूरी है, शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने वाला तत्व है ये। विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, चयापचय को नियंत्रित करने और त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद हम अगले स्लाइड में बात कर लेंगे कि विटामिन के मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन ए आपको गाजर, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जी जो आंखों के लिए लाभकारी होता है, इससे प्राप्त होगा।
विटामिन सी आपको संतरा, नींबू, टमाटर, ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। विटामिन ई आपको बादाम, सूरजमुखी के बीज को खाने से प्राप्त होगा। ये आपके त्वचा और बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों को बालों का बड़ा देखभाल रहता है तो उसे विटामिन ई बादाम वगैरह या उसके तेल बालों में लगाने चाहिए। विटामिन के है पालक, ब्रोकली, ये रक्त को थक्का जमने से मतलब जमाने में मदद करता है, रक्त को थक्का नहीं होने देता है, मतलब जमने नहीं देता है, तो विटामिन के भी बहुत जरूरी होता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे आता है खनिज, मिनरल्स। शरीर के विकास और चयापचय में ये सहायता प्रदान करता है। खनिज शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जैसे हड्डियों का विकास करना, रक्तचाप नियंत्रण करना, तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाना। इसके स्रोत जो हैं वो कैल्शियम, आयरन, सोडियम और जिंक होते हैं। तो कैल्शियम तो आपको दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जी खाने से मिल जाएगा, ये आपके हड्डी और दांतों के लिए सही होता है। आयरन जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, अनार, मांस, ये आपको एनीमिया से बचाएगा, मतलब शरीर में खून की कमी होने से बचाएगा। सोडियम जो और पोटेशियम जो है ये आपको केला, टमाटर, नारियल पानी से प्राप्त हो जाएगा, ये आपके हार्ट को, दिल को सही रखता है। जिंक जो है वो कद्दू के बीज, चना, अंडे, ये खाने से प्राप्त हो जाएगा, ये आपके रोग प्रतिरोधक को बढ़ाएगा, मतलब आपके शरीर में बीमारी को होने से रोकेगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है हमारा जल, वाटर। जीवन का आधार ही कहा जाता है इसको, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जल शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन, पाचन क्रिया, तापमान संतुलन और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पानी तो आपको स्रोत क्या है, पानी आप ऐसे भी चापाकल से पी लो, फल और सब्जियों से भी प्राप्त होता है, तरबूज, खीरा, नारियल पानी, इनसे भी आपको वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। संतुलित आहार के महत्व के बारे में जान लेते हैं। शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, वजन को संतुलन में रखता है, हृदय, मस्तिष्क और अन्य अंगों को स्वस्थ बनाए रखता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो एनीमिया हो, रिकेट्स हो, स्कर्वी हो, इससे भी आपको बचाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संतुलित आहार स्वास्थ्य को बनाए रखने और शरीर को समुचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बैलेंस डाइट वेरी इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। सभी पोषक तत्वों को सही अनुपात में लेने से केवल व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर होता है, बल्कि उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, उसके वर्किंग पावर भी बढ़ता है। इसलिए हमें अपने भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है विभिन्न आयु वर्ग, जिसमें बच्चे भी आते हैं, किशोर भी आते हैं, वयस्क भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, ये सभी अलग अलग आयु वर्ग में तो आते ही हैं। इनके लिए आहार आवश्यकताओं में क्या अंतर होता है? देखिए, अलग अलग जो एज के लोग होते हैं, अलग अलग आयु के जो लोग होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, किशोर हो, इन सभी के जो खाने का तरीका है या खाने की जो जरूरत है वो अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले नंबर पे हमने लिया है बच्चे जो 1 से 12 वर्ष तक के हैं, मतलब कि 1 से 12 साल के जो बच्चे हैं उसमें ऊर्जा एवं प्रोटीन मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनका विकास करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा है कैल्शियम एवं विटामिन डी, ये भी 1 से लेके 12 वर्ष तक के बच्चों को जरूरी होता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो उनके हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, दांत का विकास करता है। इस कारण से जो 1 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए कैल्शियम एवं विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आयरन का भी जरूरत होता है। लोहा भी 1 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि मस्तिष्क के विकास के लिए, दिमाग के विकास के लिए, और होमोग्लोबिन मतलब शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके लिए आयरन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ओमेगा 3 इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 1 से 12 वर्ष के बच्चों में ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड भी जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क और दृष्टि के विकास के लिए, नजर के विकास के लिए, मतलब आंखों के विकास के लिए ओमेगा 3 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ आपको ध्यान भी देना है कि 1 से 12 वर्ष के बच्चों को अधिक शक्कर, जंक फूड और जो इनको मोटापे की ओर लेके जाता है, दांतों की समस्या को बढ़ा देता है, तो ऐसे 1 से 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं ना, उनको आप ज्यादा मीठा चीज न खिलाएं, जंक फूड से दूर रखें। नहीं तो ये कहीं ना कहीं आजकल के बच्चों को देख रहे हैं ना
कि किस प्रकार से उनका मोटापा बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ फुटबॉल की तरह गोल हो जाते हैं। इसके अलावा उनके आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है मोटे मोटे चश्मे, बड़े बड़े लेंस वाले चश्मे लगा के घूमते हुए। तो ये सब चीजें को ना आपको 1 से 12 वर्ष के बच्चों के अंदर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, दूसरे नंबर पे है किशोर। अब किशोर में हमारे पास 13 से लेके 19 वर्ष के आयु रेंज के बच्चे आते हैं। इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बहुत जरूरत होती है। जो 13 से 19 वर्ष के किशोर या किशोरियां जो भी हो, उनके लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है मांसपेशियों के विकास के लिए। शरीर में जितने भी मांसपेशी होते हैं, इनके विकास के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इनके शरीर में होना चाहिए। और शारीरिक गतिविधियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक संरचनाओं में बदलाव आता रहता है। तो ऐसे समय में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर के अंदर होना चाहिए। आयरन और फॉलिक एसिड भी होनी चाहिए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। जो किशोरियों की आयु होती है 13 से 19 वर्ष, इसमें वो पीरियड में आते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे उनके शरीर में आयरन और फॉलिक एसिड होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम एवं विटामिन डी भी इनको जरूरी होता है, क्योंकि लंबाई बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करने में कैल्शियम एवं विटामिन डी की आवश्यकता किशोरों में भी होता है। और इनके लिए भी फास्ट फूड, कैफीन, सॉफ्ट ड्रिंक जो पोषण में कमी कर सकते हैं, इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। हालांकि किशोर की आयु में आप ज्यादातर देखोगे कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इस अवस्था में मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो कैफीन, कॉफी, चाय, कुछ नशे, मदिरा पान वगैरह में भी लिप्त हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों से दूर रहना है। लड़कियों के लिए खास ये है कि उन्हें जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रहना है, क्योंकि इस उम्र में ये इनके शरीर में पोषण की कमी को दर्शाता है और उनके शरीर में पोषण की कमी करता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वयस्क। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है वयस्क, जिसकी आयु 20 से 50 वर्ष है। 20 वर्ष से लेके 50 वर्ष के आयु के बीच के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। और बैलेंस डाइट के ऊपर हमने पहले क्वेश्चन भी बनाया है, आप उसे अच्छे तरह से समझ ले कि बैलेंस डाइट होता है क्या है, संतुलित आहार क्या होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का सही संतुलन जरूरी है। अपने भोजन में आपको इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को संलग्न करना है, जिसमें प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। इसके अलावा फाइबर भी जरूरी है, क्योंकि आप जो भोजन करते हो उसको हमारे शरीर के अंदर पचाने में फाइबर मदद करता है। और हमारे वेट को, वजन को नियंत्रित करने के लिए भी फाइबर की आवश्यकता होती है। एंटीऑक्सीडेंट भी जरूरी है। शरीर को रोगों से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है एंटीऑक्सीडेंट। यदि आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे में यदि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट हैं, आपके शरीर के अंदर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूरी है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी अधिक मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी का सेवन जरूरी है। और ऐसे उम्र के लोगों को जो वयस्क होते हैं 20 से 50 वर्ष के आयु के, उनको तला भुना भोजन बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल से फ्राई भोजन नहीं करना है। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। अधिक नमक और अधिक चीनी नहीं खाना है, क्योंकि इसी आयु में आप देखते हो कि हार्ट, बीपी जैसी समस्याएं लोगों को हो जाता है। और उनको फिर बाद में वही डॉक्टर कहता है कि आपको चीनी ज्यादा नहीं खाना है, आपको ज्यादा नमक नहीं खाना है। ये जो चीनी है और ये जो नमक है, इसे हम पॉइजन कहते हैं। ये सफेद जहर है जो आपके शरीर को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा चौथे नंबर पे है बुजुर्ग। मतलब 50 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को हम क्या कहते हैं? बुजुर्ग कहते हैं। कम कैलोरी, अधिक पोषण इनको जरूरी है। मतलब चयापचय धीमा हो जाता है, इसलिए पोषक तत्वों का अधिक ध्यान रखना चाहिए। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके खान पान का बहुत ज्यादा केयर करना होता है। उनको सही मात्रा में उनको डाइट देना होता है, संतुलित आहार देना होता है, जिससे उनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बना रहे। क्योंकि इस आयु में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी जो रोग होती है ना, वो उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है। कैल्शियम एवं विटामिन डी की तो इनको आवश्यकता बिल्कुल होता है, क्योंकि ये इस एज में आ जाते हैं। 50 प्लस होने के बाद क्या होता है, हड्डियां ना इंसान की कमजोर होने लगती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी इनकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में इनकी मदद करता है।
प्रोटीन की भी आवश्यकता है, मांसपेशी जो उनके कमजोर होने लगते हैं तो प्रोटीन उसको फिर से मजबूत करता है। फाइबर का भी जरूरत है क्योंकि वो जो भोजन करते हैं, इस उम्र के जो बुजुर्ग होते हैं वो जो भोजन करते हैं वो सही तरीके से उनके शरीर में नहीं पच पाता है, तो फाइबर जो है वो उनको कब्ज से बचाता है और उनके पाचन क्रिया को सुधार में रखता है। ओमेगा 3 भी इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड भी इंपॉर्टेंट है, ये उनके हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। अधिक नमक से बचना है, चीनी से बचना है, सैचुरेटेड फैट से बचना है, प्रोसेस्ड फूड से बचना है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को हृदय और ब्लड प्रेशर के हानिकारक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के खान पान से इनको दूरी बना के रखना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कुपोषण क्या है और इसके प्रकार, कारण और निवारण के उपाय बताइए। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कुपोषण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको कुपोषण से संबंधित प्रश्नों के जवाब के लिए तैयार रहना है। कुपोषण क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, क्या कारण है कि एक व्यक्ति के अंदर कुपोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, इसका निवारण क्या है, कैसे आप कुपोषण से बच सकते हो, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कुपोषण क्या है, कुपोषण होता क्या है। कुपोषण वह स्थिति है, ऐसी समस्या है जिसमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन के माध्यम से संतुलित आहार हमें प्राप्त नहीं होता है, पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, जैसे प्रोटीन का न मिलना, विटामिन का न मिलना, खनिज का न मिलना, ऊर्जा का न मिलना, तो ये सारी चीजें हैं। अब असंतुलित मात्रा में ये अगर हो जाए तो यह स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तो जब यह शरीर में गंभीर रूप से प्रभाव डालने लगता है तो शरीर में क्या होता है कि शारीरिक मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होने लगता है। मतलब जो हमारे शरीर को ग्रोथ करना चाहिए, ऐसे शरीर हमारा ग्रोथ नहीं करता है, उसमें विकास नहीं हो पाता है, विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा कुपोषण के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कुपोषण के प्रकार। कितने प्रकार के कुपोषण होते हैं? तो सबसे पहले हमने अल्प पोषण को लिया है। अल्प पोषण का मतलब होता है कम खाना, मतलब जरूरत जितना है हमारे बॉडी को उससे हमें कम भोजन प्राप्त हो रहा है। जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, जब शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे हम अल्प पोषण कहते हैं। इसमें क्या क्या आपको लक्षण दिखेगा? तो शरीर जो है वो दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चिकनापन मतलब छोटे हाइट का हो जाना। कृष्णकाष्ठता मतलब वजन का कम होना, ये ऊंचाई का कम होना, ये सारी समस्या जो है ये भी अल्प पोषण में देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, जिसमें आपको शरीर में क्या होता है कि आयरन, आयोडीन, विटामिन ए और जिंक की कमी होने वाली समस्या, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रोग हैं जो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से भी शुरू हो जाता है। तो ये सब अल्प पोषण में आता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अधिक पोषण। जब शरीर को आवश्यकता से अधिक ऊर्जा और वसा प्राप्त होती है, जब शरीर में बहुत अधिक मात्रा में फैट जमा होने लगे या फिर जो भी हमारे पास भोजन का स्रोत है उसमें एक ही प्रकार के जो हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होने लगता है, तो इससे क्या होता है? मोटापा और अन्य बीमारियां हो जाती है। मोटापा भी समस्या है, शरीर में अत्यधिक चर्बी जमा हो जाना यह मोटापे को दर्शाता है। जीवन शैली संबंधी रोग भी है, जैसे मधुमेह का होना। अक्सर आजकल के समय में आप लोगों को डायबिटीज से ग्रसित देख रहे हैं। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, निम्न रक्तचाप हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? अधिक पोषण के कारण है, ज्यादा से ज्यादा भोजन करने के कारण होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कुपोषण के प्रकार में अल्प पोषण का कारण क्या है। ये जो अल्प पोषण है कुपोषण का, इसके कारण क्या क्या है? असंतुलित आहार का लेना, मतलब हम बैलेंस डाइट को यदि सेवन में नहीं लेते हैं तो अल्प पोषण का यह कारण हो जाता है। गरीबी और खाद्य असुरक्षा, कई बार गरीब होना भी एक प्रकार का समस्या है। पैसे न होने के कारण, घर में भोजन न होने के कारण भी लोग उचित मात्रा में भोजन नहीं कर पाते हैं। संक्रमण और बीमारियां, पेट के कीड़े, डायरिया एवं अन्य संक्रमण शरीर में पोषण अवशोषण को प्रभावित करता है। हम जो भोजन करते हैं वो शरीर में कीड़े होने के कारण या फिर डायरिया होने के कारण वो शरीर के पास मतलब उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। मां की कुपोषण स्थिति, अब देखिए यदि गर्भवती महिला कुपोषित है, उसको सही मात्रा में सही प्रकार से भोज्य पदार्थ नहीं प्राप्त हो रहा है तो बच्चा भी कमजोर पैदा हो सकता है, वो भी कुपोषित हो सकता है। अशिक्षा और जागरूकता की भी कमी है,
लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तो पोषण संबंधी ज्ञान का अभाव हो जाता है। किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को करना चाहिए, किस मात्रा में भोज्य पदार्थ को करना चाहिए, तो ये सब अल्प पोषण के कारण के रूप में जाने जाते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अधिक पोषण के कारण क्या है, मतलब अल्प पोषण के बाद है अधिक पोषण के कारण। तो जंक फूड और प्रोसेस फूड का अधिक सेवन, आजकल के समय में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की चीजों को खाने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। बाहर के पिज्जा हो गया, मोमोज हो गया, फिंगर हो गया और बर्गर हो गया, ये सारी चीजों को लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो फास्ट फूड, मीठा या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसके कारण शरीर में कुपोषण की समस्या उत्पन्न होने लगती है। शारीरिक गतिविधियां की कमी, आजकल के समय में लोग एक्सरसाइज नहीं करना पसंद करते, वॉक करना पसंद नहीं करते। आलसी होना भी एक प्रकार का ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। अनुवांशिकता भी है, यदि परिवार में मोटापे की प्रवृत्ति पहले से दादाजी पापा में है तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी भी नीचे आ सकती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कुपोषण के निवारण के उपाय। ठीक है, अब तो कुपोषण के बारे में जान लिया, कारण जान लिया, किस प्रकार के होते हैं उसको जान लिया। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, निवारण कैसे होगा, तो सबसे पहले अल्प पोषण का समाधान क्या है कि संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें अपने भोजन में उन सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, कैल्शियम का, खनिज का, जिंक का, फास्फोरस का, हर चीजों को भोजन के रूप में लेना है, जिसमें आपको दूध, फल, दाल, हरी सब्जी इत्यादि अगर खाते हैं तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होता है। मिड डे मील और सरकारी योजनाएं भी है पोषण सुधारने के लिए। आजकल के समय में सरकार ने आंगनबाड़ी में मिड डे मील योजना और पोषण अभियान जैसी सरकारी पहले को चालू किया है, जिससे जो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हो। स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं, डायरिया और संक्रमण से बचाव के लिए साफ पानी और स्वच्छता का ध्यान रखना, ताकि आपके शरीर में कुपोषण की समस्या उत्पन्न न हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करना, आयरन का, फॉलिक एसिड का, विटामिन का, इन सभी का शरीर में बाहरी रूप से देना। ये तो अब टेबलेट के रूप में भी आता है, सिरप के रूप में भी आता है, तो इसका उपयोग करके आप अपने अल्प पोषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अधिक पोषण का क्या समाधान है, मतलब बहुत ज्यादा खा लेने के बाद अब ये क्या समस्या उत्पन्न होता है, तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। आपको ना बहुत ज्यादा जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपको करना ही चाहिए। अभी आप अगर क्लास 12th में आ चुके हैं तो आपको पता है कि हमें कितने भोजन की आवश्यकता होती है, कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार का हमारा काम है, क्योंकि काम के ऊपर भी हम कैलोरी एब्जॉर्ब करते हैं। जंक फूड से आपको बचना है, प्रोसेस फूड, अधिक चीनी वाला चीज, अधिक नमक वाला चीज आपको भोजन में नहीं लेना है। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना है, अपने स्वास्थ्य का कंटिन्यू, मतलब कि लगातार आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने, जिस प्रकार का आपका शरीर है उस हिसाब से आपको डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। मोटापे से जुड़ी बीमारियों को समय रहते पहचानना चाहिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा अगला क्वेश्चन कहता है पोषक तत्वों के प्रमुख स्रोत और उसके कार्यों को विस्तार से समझाइए। पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व से क्या समझते हैं। पोषक तत्व वे जैविक और अकार्बनिक तत्व होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जैविक और अकार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, विकास करने, ऊतकों की मरम्मत करने और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पोषक तत्व हमारे पास यहाँ पे 2 प्रकार के मिलेंगे, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और बड़ी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं, याद रखिएगा। मुख्य पोषक तत्व ये शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और बड़ी मात्रा में शरीर को जरूरत भी होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, ये शरीर की चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। पोषक तत्व में जैविक और अकार्बनिक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, विकास करने, ऊतकों की मरम्मत करने और अन्य कामों के लिए भरपूर मात्रा में जरूरी होता है। इसमें 2 प्रकार हैं, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये दोनों भी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है जो मुख्य पोषक तत्व के रूप में आता है, क्योंकि ये शरीर में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और ये हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है।
ये आपको किस पदार्थ के खाने से प्राप्त होगा? साबुत अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा हो गया। फल में केला, आम, सेब हो गया। सब्जियों में आलू, गाजर, चुकंदर हो गया। शहद, गुड़ और चीनी के खाने से आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है प्रोटीन। देखिए, मांसपेशियों के निर्माण और ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन जो है वो आपके मांसपेशियों का निर्माण करता है, आपके ऊतकों का निर्माण करता है, एंजाइम और हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। एंजाइम और हार्मोन्स के निर्माण में भी ये सहायता प्रदान करता है। पशु स्रोत मतलब कि ये आपको अंडे, मछली, चिकन, दूध, दही, पनीर से प्राप्त हो जाता है। अगर आप शाकाहारी हो तो दाल, सोयाबीन, चना, मूंगफली, बादाम से आपको प्राप्त हो जाता है। तीसरा हमारा है वसा, फैट्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा का भंडारण करता है, आपके शरीर में ऊर्जा को भंडारित करके रखता है। कोशिकाओं की झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं उसको बनाने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में मतलब उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये आपको पता प्राप्त कैसे होगा? तो जैतून के तेल से, नारियल के तेल से, नट से, मछली से, और तली भुनी चीजों और मतलब कि जो प्रोसेस फूड होते हैं इससे भी प्राप्त होता है। लेकिन ये आपके शरीर के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, वो आपके शरीर में मोटापा जैसी बीमारियों को उत्पन्न करता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। जल, वाटर भी जरूरी है, शरीर को हाइड्रेट रखता है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत होती है। ये पाचन, अवशोषण और अपशिष्ट निष्कासन में भी मदद करता है। शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को भी नियंत्रित कंट्रोल रखता है। इसके लिए आपको साफ पानी पीने की जरूरत है। नारियल पानी, फलों का जूस, सूप, दूध, इन सभी से आपको जल की आपूर्ति शरीर में हो जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है विटामिन। ये चयापचय जो है इसमें सहायक होता है, आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, हड्डियों के लिए, त्वचा के लिए, रक्त कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। तो ये हमारा विटामिन के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा विटामिन ए का क्या फायदा है? तो विटामिन ए से आपकी आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपको गाजर खाने से, आम खाने से, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध और अंडे खाने से प्राप्त हो जाएगा। विटामिन बी जो है ये ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरत है। साबुत अनाज, दालें, दूध और मछली ये इंपॉर्टेंट है, ये खाने से आपको विटामिन बी आसानी से प्राप्त होता है। विटामिन सी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और घाव भरने में मदद करता है, जिसमें नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर ये सारी चीजें आती है। अगला स्लाइड हमारा कहता है विटामिन डी हड्डियों को मजबूती के लिए, मतलब हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। सूर्य की रोशनी से, दूध से और मछली से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। विटामिन ई जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट और त्वचा के लिए जरूरत है। स्रोत है नट्स, बीज, हरी सब्जियां, इन सभी चीजों से आपको विटामिन ए प्राप्त हो जाएगा। विटामिन के की अगर बात करें तो रक्त को थक्का होने से बचाता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आपका जो ब्लड है ना वो जमता नहीं है। पालक खाने से, गोभी खाने से, ब्रोकली खाने से ये सारी चीजें आपको विटामिन के रूप में प्राप्त होता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। खनिज भी हमारे पास होना शरीर में बहुत जरूरी है, मिनरल्स। ये आपको हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, हड्डी और दांतों के लिए मजबूत होता है, मजबूती प्रदान करता है। दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियां खाने से ये प्राप्त हो जाएगा। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, ये भी आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस और अंडे खाने से प्राप्त हो जाएगा। जिंक भी जरूरी है शरीर के लिए, ये घाव को भरने के लिए। जब शरीर में कोई कट फट लग जाता है ना तो उसमें घाव जो हो जाता है उसको भरने में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। दूध, मछली और नट्स खाने से आपको जिंक की आपूर्ति शरीर में हो जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। सोडियम और पोटेशियम की आवश्यकता भी होती है हमारे शरीर में। देखिए, द्रव संतुलन और तंत्रिका तंत्र के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों आवश्यक है। ये आपको केले से प्राप्त होगा, टमाटर से, नमक से, नारियल से, पानी से। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये मांसपेशियों और नसों के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे शरीर के अंदर नसों का जाल है उसके लिए मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके नसों को स्वस्थ रखता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा है अगले क्वेश्चन के बारे में। विशेष परिस्थितियां जिसमें गर्भावस्था आ सकता है, स्तनपान बीमारी में आहार योजना कैसे बनाया जाता है, मतलब अलग अलग सिचुएशन में गर्भवती महिलाओं के लिए भोजन का चार्ट कैसे बनाओगे। इसके अलावा जो स्तनपान करा रही है महिला अपने बच्चों को, उसके लिए भोज्य पदार्थ कैसे होना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति किसी खास प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है तो उसके लिए भोज्य पदार्थ का क्या व्यवस्था होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गर्भावस्था की तरफ चलते हैं कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनको आहार योजना कैसा होना चाहिए। तो देखिए, गर्भावस्था में माँ को खुद के साथ साथ भ्रूण के विकास के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने शरीर के साथ साथ पेट में बन रहे भ्रूण को भी सही मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए। अब उन्हें क्या क्या चीजें खानी चाहिए ऐसे समय में, तो फॉलिक एसिड जरूर खाना चाहिए। बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से सुरक्षा के लिए ये फॉलिक एसिड आवश्यकता होता है। क्या होता है कि जब बच्चों का भ्रूण बन रहा होता है तो सही प्रकार से भ्रूण के निर्माण के लिए माँ को फॉलिक एसिड गर्भावस्था के दौरान खाना चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जी खाने से उन्हें फॉलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। संतरा खाने से, दाल खाने से, अंडे खाने से, बीन्स खाने से ये फॉलिक एसिड गर्भावस्था में माँ को प्राप्त हो जाता है। आयरन भी जरूरी है हेमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने के लिए और खासकर एनीमिया जैसी समस्याओं से बचाने के लिए, खून की कमी से बचाने के लिए आयरन की गोली जरूर खानी चाहिए। या फिर आपको पालक खाना है, गुड़ खाना है, अनार खाना है, सूखे मेवे खाने हैं, अंडे खाने हैं, मांस खाना है, चना खाना है, इससे आपको आयरन की प्राप्ति हो जाती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी भी जरूरी है क्योंकि हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा ये आपको दूध, दही, पनीर, अंजीर, सूरज की रोशनी से प्राप्त हो जाता है विटामिन डी। प्रोटीन जरूरी है, ये आपको मांसपेशियों और ऊतकों का निर्माण करता है। इसमें भी आपको दूध, दाल, आपने एक चीज नोट किया होगा कि ज्यादातर चीजों में ना दूध का नाम आ रहा है, मतलब दूध जो है वो कई सारी चीजों की आपूर्ति मानव शरीर के अंदर करता है। ओमेगा 3 भी चाहिए क्योंकि ये भ्रूण के मस्तिष्क का विकास करता है, उसके दृष्टि का विकास करता है। अखरोट खाने से ये आपको ओमेगा 3 प्राप्त हो जाएगा। अलसी का बीज खाने से, मछली खाने से, चिया सीड्स खाने से, चिया का बीज खाने से आपको ओमेगा 3 आसानी से प्राप्त हो जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आहार योजना, डेली मील प्लान कैसे करेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए। तो सुबह के नाश्ते में आपको दूध देना है, अंकुरित अनाज जैसे चना को, मूंग को फुला के ये देना है, उपमा देना है, दलिया देना है, फल देना है। ये सुबह के समय में गर्भवती महिला को देना है। दोपहर के भोजन में रोटी, हरी सब्जी, दाल, चावल, दही, सलाद वगैरह देना है। शाम के नाश्ते में नारियल पानी, सूप या सूखे मेवे दीजिए। रात के समय में रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी, हल्का दूध दे सकते हैं। अब क्या क्या नहीं दे सकते हैं, तो अधिक तला भुना हुआ चीज जो है, मसालेदार भोजन आपको ऐसे समय में महिलाओं को नहीं देना है। चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं देना है। कच्चे या पके मांस और अंडों से बचना है। तो ये सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है स्तनपान वाले। अब जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, तो उनके भी शरीर में ना अधिक मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन आपको पता है दूध, दही खाने से, पनीर, दाल, अंडा, मांस, मछली खाने से उनके शरीर में पूरा हो जाएगा। कैल्शियम का जरूरत होता है। कैल्शियम भी किन किन चीजों के खाने से प्राप्त हो जाएगा वो मैंने कई बार बता रखा है। हाइड्रेशन से बचना है। दूध उत्पादन के लिए अधिक पानी पीना आवश्यक है क्योंकि महिला के शरीर से उस समय तरल लिक्विड बाहर आता है। तो अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना है। नारियल पानी पीना है, सूप और छाछ पीना है जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। फाइबर को खाना जरूरी है क्योंकि ये शरीर में उनके पाचन क्रिया को सुधार के रखेगा। आहार योजना कैसे बनाना है, जो स्तनपान करा रही है महिला उनको सुबह के समय में दलिया, उपमा, दूध और फल दीजिए। दोपहर के भोजन में रोटी, हरी सब्जी, दाल, चावल, दही दीजिए। शाम के नाश्ते में मूंगफली, नारियल पानी, सूखे मेवे दीजिए। और रात के भोजन में भी हल्का भोजन दीजिए, रोटी, दाल, सब्जी, एक गिलास दूध दे दीजिए। तो ये सब जो है वो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मतलब कि खाने का तरीका है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बचने योग्य बातें क्या क्या है, जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उनको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अधिक मिर्च, मसालेदार और जंक फूड नहीं खाना है। और कैफीन और दारू, शराब, सिगरेट से बचना है। तीसरा है बीमारी वाले व्यक्ति, जो लोग बीमार हैं, जो किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, उनको अब सामान्य बीमारी जो बुखार लगना है ये तो सामान्य है, ज्यादातर लोगों को होता ही रहता है। तो बुखार में हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, ऐसी चीजें जो जल्दी से पच जाए। दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, सूप हो गया, नारियल पानी हो गया, फल हो गया। और मसालेदार और भारी भोजन से बचना है, ऐसे भोजन को नहीं करना है जो बहुत लंबे समय तक ना पचे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है डायरिया। ये भी एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है
जो लोगों में कॉमन है। तो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति आवश्यक है, इसीलिए आपने लूज मोशन के समय में देखा होगा कि अलग से नमक चीनी पानी दिया जाता है, या फिर इसके पाउडर भी आते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर, वो भी दिया जाता है। ये उसके इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करता है। अब ये आपको ओआरएस से प्राप्त हो जाएगा, दही, केला, चावल, हल्का दलिया। यहाँ पे आपको मसालेदार और दूध आधारित खाद्य पदार्थों से बचना है। जब भी डायरिया जैसी समस्या हो तो ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। तीसरा मधुमेह है, डायबिटीज, बड़ा कॉमन सा रोग है। 100 में से 80 लोगों को अभी के समय में डायबिटीज है। तो कम कार्बोहाइड्रेट और कम चीनी वाला आहार ले, बहुत मीठा और चीनी वाला आहार आपको नहीं खाना है। मल्टीग्रेन रोटी खाना है, कई प्रकार के अनाजों से बने हुए आटे की रोटी खाना है, अंकुरित अनाज खाना है, हरी सब्जियां खाना है, नट्स खाना है, और मीठे खाद्य पदार्थ और सफेद आटा से आपको बचना है। खासकर मिठाई वगैरह, स्वीट्स वगैरह या किसी प्रकार के मीठे चीजों को नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है, इससे आपको बचना है। सफेद आटा कहने का मतलब इसमें पहले ही बताया गया कि मल्टीग्रेन आटा खाना है, कई प्रकार के अनाजों का मिश्र करके जो आटा बनता है उसका उपयोग करना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। 100 में से 90 लोगों को है। नमक का सेवन कम करें, ज्यादा मात्रा में नमक नहीं लेना है। पोटेशियम युक्त आहार आपको इसमें खाना है। केला, टमाटर, पालक, नारियल, नारियल पानी और साबुत अनाज इसमें खाइए। इससे आपको हार्ट मतलब हाई ब्लड प्रेशर में काफी सुधार देखने को मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड और अधिक नमक वाले चीजों से बचे। बाहर के जो जंक फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनको आपको नहीं खाना है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है जन पोषण क्या है या व्यक्तिगत पोषण से कैसे भिन्न है। मतलब जो जन पोषण है वह व्यक्तिगत पोषण से अलग कैसे है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जन पोषण के बारे में जान लेते हैं कि जन पोषण क्या होता है। जन पोषण वह विज्ञान है, वह जानकारी है जो समुदाय के स्तर पर पोषण की स्थिति का अध्ययन करता है। मतलब यह किसी खास व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताता, एक समाज, एक जनता का मतलब भीड़ के ऊपर आधारित होता है और स्वास्थ्य को बनाए रखने एवं उसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने पर बल देता है। अब वो कौन कौन से उपाय हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उसमें बच्चे आ सकते हैं, गर्भवती महिलाएं आ सकती है, बुजुर्ग आ सकते हैं। इन सभी के पोषण स्तर को बेहतर बनाना ही जन पोषण कहलाता है। जन पोषण में आपको आहार की गुणवत्ता और उपलब्धता को देखा जाता है। कुपोषण और पोषण संबंधी रोग जो होते हैं उसको बचाव के तरीके, उसके रोकथाम को देखा जाता है। इसके अलावा सरकारी पोषण योजनाएं और कार्यक्रम को देखा जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजनाएं लाई जाती है और जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सभी का ध्यान रखा जाता है। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें आज के समय में मिलावट होता है, तो ऐसे खाद्य पदार्थों से बचाव करने के तरीकों के बारे में बताया जाता है। शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाया जाता है। कैसे गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए, बच्चे को किस प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए, बुजुर्गों को किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को देना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जन पोषण के अंदर है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड अब हमारा है कि जन पोषण और व्यक्तिगत पोषण में अंतर क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे। देखिए जन पोषण क्या होता है, यह संपूर्ण समुदाय के पोषण स्तर को सुधारता है, एक पूरे समाज के, एक पूरे ग्रुप के पोषण स्तर पे काम करता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत पोषण की बात कर लें तो यह एक व्यक्ति के आहार की आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है कि केवल और केवल एक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है। जन पोषण में समाज का एक बड़ा समूह होता है, जैसे कि महिलाओं का समूह, बच्चे का समूह, वृद्ध का समूह। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत में विशेष व्यक्ति की पोषण के संबंध में जानकारी दी जाती है, मतलब घर के किसी एक व्यक्ति के बारे में। अब हम जन पोषण की अगर बात कर लें तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और खाद्य उपलब्धता, सरकारी योजनाएं इसके अंदर आते हैं। लेकिन इसमें आयु को देख के, उसके स्वास्थ्य को देख के, स्थिति को देख के, जीवन शैली को देख के उसके भोजन का डिसीजन लिया जाता है। जन पोषण में मिड डे मील योजना आती है जो सभी बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है, आंगनबाड़ी सेवाएं होते हैं जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन व्यक्तिगत में एक व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाला संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है, जो केवल और केवल एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जन पोषण और व्यक्तिगत पोषण में। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता का जन स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप साफ पानी पीते हो,
जब आप शुद्ध पानी पीते हो तो उससे आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता जन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको स्वच्छ पानी पीना बहुत जरूरी है। यदि जल स्वच्छ और सुरक्षित न हो तो स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए तो कई गंभीर बीमारियां फैल सकती है। डायरिया हो गया, हैजा हो गया, बहुत तरह के पेट संबंधी रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। शुद्ध पेयजल का जन स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप साफ पानी पीते हो तो आपके शरीर पर इसका क्या असर होता है? शुद्ध पेयजल वह जल होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, रसायन और अन्य अशुद्धियों से मुक्त होता है। इस पानी में आपको ना तो हानिकारक बैक्टीरिया मिलेंगे, ना वायरस मिलेगा, ना अन्य प्रकार किसी प्रकार का केमिकल मिलेगा। ये इन सब से अलग होता है। इसका जन स्वास्थ्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ये जान लेते हैं कि शुद्ध पानी पीने से हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जल जनित रोगों की रोकथाम हो जाती है। अगर हम शुद्ध पानी पीते हैं, अच्छा पानी है, स्वस्थ पानी है, हानिकारक मुक्त पानी है, तो इससे हमारा जल से होने वाला रोग जो है वो नहीं होता। क्योंकि दूषित पानी पीने से व्यक्ति के शरीर के अंदर डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कालरा हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, ये बीमारियां हो सकती है। तो यदि आप शुद्ध पानी पीते हो तो आपको ये रोग जो है वो ग्रसित नहीं होंगे। पोषण स्तर में सुधार आता है। स्वच्छ जल पाचन तंत्र को मजबूत रखता है, जिससे शरीर को पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है। हम जो भी भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। पानी की मात्रा अगर सही मात्रा में हमारे शरीर के अंदर है और शुद्ध पानी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिशु मृत्यु दर में कमी आता है। नवजात और छोटे बच्चों में डायरिया और अन्य जल जनित बीमारियां जो होती है वो मृत्यु का प्रमुख कारण बन जाता है। और स्वच्छ जल अगर है तो यह दर घट जाता है, छोटे बच्चों की मृत्यु नहीं होती है। सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो समाज में विकास होता है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो शुद्ध जल पीने से शरीर के अंदर, लोगों के अंदर, समाज के अंदर फायदे देखने को मिलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है स्वच्छता का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए, स्वच्छता में हाथ धोना, शौचालय का सही उपयोग करना, कूड़ा कचरा का प्रबंधन करना, अपने आसपास सफाई बनाए रखना इत्यादि शामिल है। यही हमारा स्वच्छता होता है। इसका प्रभाव बहुत ही आपको पॉजिटिव दिखेगा। संक्रामक रोगों से बचाव हो जाएगा। आपके आसपास में वायरस से, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग जो है जैसे डायरिया, त्वचा संक्रमण, नेत्र रोग, परजीवी संक्रमण इत्यादियों को रोका जा सकता है। यदि अपने घर में आसपास में सफाई रखें तो ये सारे बीमारियों को रोका जा सकता है। वायु एवं जल प्रदूषण में कमी आती है। खुले में शौच, गंदगी से जल स्रोत प्रदूषित होते हैं जिससे बीमारियां फैलती है। खुले में शौच करने से बैक्टीरिया वातावरण में जाता है, पानी में जाता है और ये बीमारियां फैलती है। तो इस समस्या को भी स्वच्छता के माध्यम से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में कमी आती है। जब लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। और यदि हम अपने आप को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें तो इस प्रकार के पैसों की फिजूल खर्ची हम रोक सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में लिख सकते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में संचालित किसी दो प्रमुख पोषण संबंधी योजना जैसे मिड डे मील योजना है, एकीकृत बाल विकास योजना है का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही है। आंगनबाड़ी के माध्यम से, कई सारे एनजीओ के माध्यम से, कई सारी सरकारी संस्थानों के माध्यम से, कई सारी और भी गवर्नमेंट योजनाएं हैं। तो ये सब बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए चल ही रही है। इसमें से किसी दो के बारे में आपको वर्णन करना है। तो भारत में संचालित दो प्रमुख पोषण संबंधी योजना जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत में पोषण की समस्या को दूर करने के लिए और लोग, विशेष रूप से महिला और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई थी। क्योंकि महिला के शरीर में ना इन सभी तरह के पोषण संबंधी कार्यक्रमों का ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है या फिर जब उसे पीरियड होता है तो ऐसे में उनके शरीर में ना पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें मिड डे मील योजना है और एकीकृत बाल विकास सेवा है। अब इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले मिड डे मील योजना से शुरुआत करते हैं। मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। ये गवर्नमेंट की योजना है, भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। आज के समय में आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट की सहायता से चलाए जाने वाले स्कूल हैं, वहां पे बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है।
आगे की स्लाइड में आपको लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ये योजना 1995 में शुरू हुआ था, 1995 में शुरू किया गया और 2001 में इसे पूरे देश में अनिवार्य कर दिया। पहले ये पूरे देश में नहीं था, लेकिन 2001 में आते आते भारत के सभी राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया गया। वर्तमान में यह प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत संचालित हो रही है। अभी के समय की अगर बात कर लें तो यह प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंदर इसको पूरे देश में चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है, क्यों मिड डे मील को शुरू किया गया? तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना, ताकि बच्चे भोजन की लालसा से भी कम स्कूल पहुंचे। साक्षरता दर के स्थिति को भारत में बढ़ाएं, बच्चों में कुपोषण को कम करना, पोषण स्तर में सुधार करना, बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, ताकि सारे बच्चे जब एक साथ बैठ के खाएंगे तो सभी में समानता का भाव उत्पन्न होगा। सभी जाति और वर्गों के बच्चे एक साथ भोजन करते हैं यहाँ पे स्कूल में। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है इसका विशेषता क्या है, क्या क्या फायदे हैं इसके। तो यह योजना सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और मदरसों की कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को कवर करती है। मदरसों में भी है। भोजन गुणवत्ता, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको संतुलित आहार दिया जाता है, बैलेंस डाइट दिया जाता है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, अंडा कुछ राज्यों में शामिल होते हैं। अब प्राथमिक स्तर के बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, जो बच्चे प्राथमिक स्तर के होते हैं उनको 450 कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है अच्छे से विकास करने के लिए, और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को 700 कैलोरी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। तो ऐसे चीजों को पूर्ति करने के लिए मिड डे मील योजना है। इससे बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। भोजन की लालसा से कम गरीब तबके के बच्चे कम से कम स्कूल जा रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है और वो भोजन कर भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। गरीब बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जा रहा है। अब उनको सही मात्रा में भोजन मिल रहा है, सही मात्रा में कैलोरी मिल रहा है, सही मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। तो ऐसे में उनको स्वस्थ रखा जा रहा है। समाज में समानता और भाईचारे की भावना बढ़ रही है। सभी तबके के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के बच्चे साथ बैठ के खाते हैं, तो उसमें आपस में एक भाईचारा बढ़ रहा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अब दूसरा पॉइंट है एकीकृत बाल विकास सेवा, क्योंकि हमें किसी योजना के बारे में बात करना था। तो आईसीडीएस भारत की सबसे पुरानी और व्यापक रूप से लागू की गई पोषण और बाल कल्याण योजना है, जिससे बच्चे और गर्भवती एवं धात्री माता, जो माता बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारने के लिए चलाया जाता है। ये गर्भवती महिला, किशोरों के लिए, धात्री महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चलाया जाता है। यह योजना 1975 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, इस योजना की शुरुआत 1975 में किया गया। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरुआत किया गया। पोषण में सहायता मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच की परामर्शता होती है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाती है। महिला सशक्तिकरण भी है कि पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके माध्यम से इसको लागू किया जाता है। प्रत्येक गांव में कई सारे आंगनबाड़ी और सहायिका एवं सेविका होती है जो इस पे काम करती है। इसके रिजल्ट में देख लीजिए तो मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, इसमें कमी आई है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार हुआ है। महिलाओं में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आया है। तो ये सारे फायदे कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संतुलित आहार के महत्व एवं इसे सुनिश्चित करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या है? तो देखिए, संतुलित आहार क्या है, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन, खनिज, फाइबर और जल उचित मात्रा में हो, बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं। ये सारी चीजें शामिल होती है। आहार वही होता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, ताकि शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखा जा सके। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब संतुलित आहार का महत्व क्या है? तो बच्चों और किशोरों के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो उनके शरीर का विकास करता है, उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो वसा शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें जो आप डेली काम करते हो, प्रतिदिन कोई ना कोई काम कोई ना कोई व्यक्ति करता है, उसके लिए एनर्जी प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में छोटे मोटे रोग जो होते रहते हैं उससे लड़ने की शक्ति देता है।
विटामिन ए, सी, डी और खनिज जिसमें जिंक, आयरन शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है स्वस्थ पाचन तंत्र। संतुलित आहार में फाइबर मौजूद होता है जो आपके भोजन को पचाने में और अपशिष्ट को निकालने में मदद करता है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है। कैल्शियम और प्रोटीन हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा मोटापा और अन्य बीमारियों से भी बचाव होता है। यदि आपका शरीर बहुत ज्यादा फैटी है तो संतुलित आहार से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, उच्च रक्तचाप जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इन सब बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है यदि आप बैलेंस डाइट का उपयोग करते हैं तो। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमारे तनाव को भी, स्ट्रेस को भी कम करता है। सही आहार मानसिक संतुलन बनाए रखता है और चिंता को कम करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, अगर आप सही तरीके से बैलेंस डाइट लेते हैं, सही तरीके का भोजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा हर प्रकार से, शारीरिक और मानसिक दोनों। देखिए, संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि आपको दाल खाना चाहिए, हरी सब्जी, फल, अनाज, डेयरी उत्पाद सभी को संतुलित मात्रा में शामिल करना है। ये नहीं कि हम एक ही चीज बहुत अधिक मात्रा में खा ले तो उससे भी बीमारियां होने लगती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भोजन में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सही संतुलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जो चावल, रोटी, ज्वार, बाजरा, गेहूं खाने से आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रोटीन होना चाहिए जो दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन खाने से प्राप्त हो जाएगा। वसा भी जरूरी है, बादाम, मूंगफली, घी, जैतून के तेल खाने से आपको प्राप्त हो जाएंगे। विटामिन और खनिज भी जरूरी है जो आपको हरी सब्जियां, फल, दूध, दही और नट्स खाने से प्राप्त हो जाएंगे। जंक फूड और प्रोसेस फूड से आपको हमेशा बचना है। ये पिज्जा, बर्गर, मोमोज जो भी है बाहर के खान पान, उससे आपको बचना है। अधिक नमक नहीं खाना, अधिक चीनी नहीं खाना, अधिक वसा वाली चीजें नहीं खानी। इससे मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं आपके शरीर में बढ़ सकती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना आपको अनिवार्य है जिससे शरीर हाइड्रेट रहे और विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल सके। जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ हैं उसे शरीर से बाहर निकलने में पानी बहुत मदद करता है। नियमित भोजन करें। नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन सही समय पर करें और अत्यधिक देर तक भूखे न रहें। ये भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। पोषण शिक्षा और जागरूकता, लोगों को पोषण संबंधी जानकारी देकर उन्हें संतुलित आहार अपनाने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका जीवन भी स्वस्थ हो सके। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। शुद्ध और स्वच्छ खाद्य पदार्थों का सेवन करें। फल और सब्जियों को धोकर खाएं, दूषित पानी से बचें और साफ सफाई बनाए रखें। स्वच्छता अपने आसपास में बनाए रखें। ये सारी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है।